जाएगा। 7 स्टार होटल है, बीजेपी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, वहां अंदर आदमी आदमी से शादी कर लेता है जी। तो विकास कैसे पैदा होगा जब आदमी आदमी से शादी कर लेगा? विकास ये मोदी जी का विकास एजेंडा है क्या? जी जी। अरे भाई मेरे, इसलिए कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के संस्कार देखो। एक वक्त कंगना राणावत का छज्जा टूटता है और वो पूरे भक्तों की झांसी की रानी हो जाती है। लोग कहते हैं झांसी की रानी है, झांसी की रानी है। ये झांसी की रानी कहाँ से निकलती है पता है? कहाँ से निकलती है ये झांसी की रानी? इधर दिखा दे। ये झांसी की रानी इमरान हाशमी को चुम्मा देके समानता का क्योंकि सब समान है इसमें। उसने ये प्रतीक दिया कि मैंने अपना घर परिवार सब देश के लिए छोड़ा है। कि कोई नालायक बेटा होगा जो अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा दे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने विज्ञापन करने के लिए, नौटंकी करने के लिए अपनी माँ को भी लाइन में लगा। और उनकी माँ का बड़ा बेहद ही सपना था। उनको भगाया क्यों ये भी सुन लो। उनकी माँ का सपना था कि मोदी एक विकास पैदा करके दे, लेकिन मोदी ने कईयों बार वार्ता की अपनी पत्नी के साथ, लेकिन विकास पैदा नहीं कर पाएगा। तो आप भी ईवीएम हटा दो, आप बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लो। अगर ना मोदी हार जाए ना उसके, मैं कह रहा हूँ एक उनका पंचायत से एक आदमी जीत के बता दे तो गारंटी है मेरी, आता है वो राम का चरित्र नहीं हो सकता। जिस राम के राज्य में, लोकतंत्र के अंदर उसका लोकतंत्र उदाहरण है कि राम के राज्य में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सीधा प्रधानमंत्री से सवाल करता था, लेकिन आज किसी की मजाल नहीं जो प्रधानमंत्री से सवाल कर दे। और प्रधानमंत्री लगातार अपनी मन की बातें करता हुआ मैं पेलता रहता है। तभी मैं कहता हूँ ये मन की बातें अपनी लुगाई से की जाती है, अपनी लुगाई से करो, हमसे काम की बात करो। पांडे जी है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। 2017 में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि 4,500 किलोमीटर इन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद इन्होंने 2 टोल फ्री करवाए थे। काफ़ी भूख हंसने भी ने की है, काफ़ी जो कहते हैं मौत के मुंह से वापस आए थे, क्योंकि इन्होंने इतनी तगड़ी भूख हड़ताल करी थी कि पूछो मत, इनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा था। और हमारे साथ है ये मौजूद आज गाजीपुर बॉर्डर पर और 85 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जब से बीजेपी का शासन चल रहा है भारत में, उसी दिन से ये आंदोलन करते आ रहे हैं, बीजेपी की काट करते आ रहे हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनडी हरियाणा चैनल को। और काफ़ी पसंद करते हैं लोग, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज अपने आप में एक पसंदीदा लैंग्वेज है और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नमकीन भाषा होती है। देखिए 2016 में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, भगत सिंह की फांसी के फंदे तक। उसके बाद अचानक से मन बदल गया और मुझे लगा कि समाज में जिस प्रकार से लोगों को रहना पड़ रहा है ये व्यवस्था ठीक नहीं है। क्योंकि 2014 में गुजरात का विकास मॉडल दिखाकर मोदी जी आए थे सत्ता में और उन्होंने बड़े विकास के दावे पेश किए थे, लेकिन लगते लगते 2 वर्ष में उसकी पोल, जैसे कहते हैं ना, किसी की आंखें जल्दी खुली, किसी की देर से खुली, मेरी उस वक्त 2 साल में ही खुल गई थी कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र आप बना लो, अच्छी बात है, लेकिन आज भी तो 80% इस देश में हिंदू ही है। बिल्कुल। लेकिन आप जो वादे कर रहे हो उसमें बेरोजगार भी हिंदू ही हो रहा है 80%। उसमें आज क्या कहते हैं, आप जितने वादे कर रहे हो उसमें वादे जब असफल हो रहे हैं तो उसमें परेशान हिंदू ही हो रहा है। तो आज इस देश में कोई और परेशान नहीं है, हिंदू ही परेशान है। भला कौन परेशान है इस देश में बताइए आप? अरे भाई, आप जिस 18% मुसलमान के नाम से डरा रहे हो, वो तो अंडे की, पंचर की, तमाम सब्जी मंडियों में दुकानें लगाकर अपना पेट भर लेता है। अब परेशान कौन हुआ? 2% जितने सिख भाई हैं आज जो आंदोलन को जिन्होंने शुरुआती गति दी है, आज आप उनके नाम पे बहका रहे थे खालिस्तानी करके, वो भी कहाँ परेशान है? कोई एक भी सिख बता दीजिए जो भीख मांगता दिखता हो। सिख तो खुद मेहनत करता है, स्वरोजगार करता है, वो भी सक्षम है। तो आज सिर्फ आप हिंदू को मोबिलाइज कर और हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर आप इस बात से दूर नहीं हट सकते कि मुख्य मुद्दे देश में शिक्षा है, मुख्य मुद्दे देश में रोजगार देना है, मुख्य मुद्दे देश के अंदर स्वास्थ्य केंद्र खड़े करना है, मतलब अस्पताल खड़े करना है, और देश के अंदर आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा का वादा भी देना होगा। क्योंकि जब आधी रात को बेटी जला दी जाती है योगी जी के राज में, और वही योगी जी आज बंगाल चुनाव में जाके जब ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये वादा ना बड़ा ओछा लगता है। ये कह नहीं रहे होते उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहते हैं धमकी है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, नहीं तो ये दल्ले भड़वे ये लोग आपकी बेटी को ले जाएंगे, उसकी असमत लूट लेंगे। ये वो लोग हैं। 3 बार इस देश को भगवा के नाम पे छला गया है, ये 3री बार छला जा रहा है। एक बार भगवा के नाम पे छला गया था, मैं आपको बता दूं, वो समय था राम राज्य में जहां पर रावण ने भगवा का उपयोग किया और सीता मैया को हर लिया छल से। फिर दूसरी बार छल किया कृष्ण ने, जहां पर भगवा पहना और कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए, छल दूसरा। और तीसरा छल भगवा पे आज हो रहा है देश में जो मोदी कर रहा है, ये छल है 3 बार देश के अंदर। तब मैं बार बार कहता हूं कि देखो, देश का अपमान तब होता है जब सीमा पर जवान रोता है और खेत में किसान रोता है। जी जी जी।
ये देश का अपमान तब होता है। बिल्कुल। अभी मैं आपको बता दूं, एनआरसी जो बिल लाए थे तो उसमें बताया गया है कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। वे जो मुसलमान बाहर से आए थे उनको नहीं मिलेगी, या जो अपने भारत के हैं उनको भी नहीं मिलेगी। देखिए, सीएनआरसी का ऐसा था कि कुल मिलाकर आपको ये शो ऑफ करना होगा उसके अंदर कि आप इस मुल्क के रहवासी हो या नहीं। पहली बात तो इसको लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने आधार कार्ड तो वो कुछ ना कुछ देख के बनाए होंगे ना, और जिनके पास आधार कार्ड हैं वो स्वतः ही इस देश के नागरिक हैं। अब आपको एनआरसी के थ्रू नेशनल वो जो सिटीजन रजिस्टर्ड है उसको तैयार करने की क्या जरूरत पड़ गई। कुल मिलाकर आप इस नाम पे आप फिर एक मुसलमान के नाम पे आप फिर हिंदुओं को मोबिलाइज करने वाले हो। मतलब बार बार आप कहीं ना कहीं वो भावनाएं खड़ी कर रहे हो जहां से हिंदू मुस्लिमों मतलब संविधान को बार बार तार तार कर रहे हो, जबकि असली धर्म है आपको देश के अंदर लोगों को एक करना, अखंड भारत बनाना, और अखंड भारत बनाने के लिए लोगों को जोड़ा जाता है, जो इस आंदोलन में देखने मिल रहा है। यहाँ पर बिना जात और धर्म और बिना मजहब के लोग एक साथ खड़े हैं। इसको कहते हैं असली भारत। जिस भारत की हम कल्पना करते थे वो इस आंदोलन में दिखा। और ये लोग जो बात करते हैं सिखों के विषय में, मुझे बड़ा तरस आता है। बिल्कुल। कुछ लोगों का मैं ये मानना है कि जितने भी आतंकवादी पैदा होते हैं वे मुसलमान होते हैं। आखिर वे हिंदू आतंकवादी तो आज तक हमने देखा नहीं, क्योंकि सभी मुसलमान, जो आप देखेंगे पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लड़के का ही हाथ था। देखिए, ये बात जब सामने आती है तो ये होती है बेरोजगारी की। जब देश में बेरोजगारी होती है, जब देश में पैसा नहीं होता, भुखमरी फैलती है, तो वहाँ पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने तैयार होता है। यही हालत जम्मू कश्मीर में थे और यही हालत पाकिस्तान के अंदर है। तो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण जब नहीं होती, मतलब जनसंख्या जब बढ़ती है और आप रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनको मोबिलाइज किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे किया गया। और हमें कहीं ना कहीं ये नाम सुनने मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस को भी आज पूरे विश्व में एक आतंकी संगठन के रूप में गूगल पर सर्च किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल कह रहा है, आतंकी संगठन। और देश बाहरी संसदों में अमित शाह को भी दंगाई बताया गया है जी। तो बताइए, जब गृह मंत्री दंगाई होगा तो फिर क्या होगा। तभी तो मैं बार बार सबके विषय में कहता हूं, सुन लो आप सभी। अब आपको अपनी खेती बचानी है जी। किसी को अपनी बेटी बचानी है, और इन लोगों से अब आपको अपनी रोटी भी बचानी है, क्योंकि इनकी नज़र आपकी रोटी पे पड़ चुकी है, आपकी ज़मीन पर पड़ चुकी है। मैं वो बात आपको इसलिए बार बार बताऊंगा, हांडी का एक चावल टटोला जाता है, और अगर एक चावल ही गड़बड़ हो तो पूरी हांडी खराब हो जाती है। हांडी का पहला चावल है 1955 में बना कानून था काला बाजारी के खिलाफ, और उस कानून को खुली छूट दे दी गई है। मतलब आप मनमर्जी काला बाजारी कर लीजिए, अपने गोडाउन भर लीजिए, फिर क्या होगा, देश में भुखमरी फैलेगी ना। उस भुखमरी को कैसे रोका जाएगा? जब भुखमरी देश में फैलेगी तो फिर आतंकवाद पैदा होगा इस देश में, बेरोजगारी पैदा होगी। मोदी जी ने 3 ऐतिहासिक फैसले ले लिए। पहला ऐतिहासिक फैसला था उनका, क्या था? नोटबंदी। उस नोटबंदी के दौरान सबकी जेबों से नोट गायब हो गए, और क्या क्या हुआ सबको पता है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कई लोगों की उस समय क्या कहते हैं शादियां टूटी, तो किसी व्यक्ति का क्या कहते हैं रोजगार टूटा। तमाम अव्यवस्थाएं फैली, कुछ लोग लाइन में लगे लगे परेशान हो गए नोटबंदी की। लेकिन उस समय भी राजनीति का स्तर देखिए कितना गिर गया, कि कोई नालायक बेटा होगा जो अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा दे जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने विज्ञापन करने के लिए, नौटंकी करने के लिए अपनी माँ को भी लाइन में लगा दिया। जी, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि अपनी माँ को भी लाइन में लगा दिया नौटंकी करने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें एक वो प्रतीक दिया, समानता का प्रतीक ना, समानता का, क्योंकि सब समान है इसमें। उसने ये प्रतीक दिया कि मैंने अपना घर परिवार सब देश के लिए छोड़ा है। तो फिर मोदी जी खुले मन से कह दें कि प्रधानमंत्री और त्याग करने के लिए अपनी बीबी को छोड़ा जाता है और सब इस देश में रड़ुए हो जाएंगे जी। कह दे मोदी जी, और फिर मैं बड़ा तंज कसूंगा, अरे जो घर का विकास पैदा नहीं कर पाया बाहर विकास क्या करेगा। और उनकी माँ का बड़ा बेहद ही सपना था, उनको भगाया क्यों ये भी सुन लो। उनकी माँ का सपना था कि मोदी एक विकास पैदा करके दे, लेकिन मोदी ने कईयों बार वार्ता की अपनी पत्नी के साथ, लेकिन विकास पैदा नहीं कर पाए, घर में कर नहीं पाए, ना कर पाए, दिखाई नहीं आज तक। हाँ, वो दिखेगा कहाँ। तो इसके बाद उनकी माँ ने लात मारी, उनके बाप ने लात मारी और उनको भगा दिया। फिर ये जंगलों में चले गए, जंगलों में जा जाके तपस्या करी। तब लोगों को लगा ये त्याग कर रहा है, शायद हो सकता है ये देश का भला कर देगा। तो उन्हें प्रोजेक्ट किया गया देश के विकास के नाम पे। जंगलों में कहाँ चले गए? तो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी आंदोलन किया था, उससे पहले काफी आंदोलन किए, जब जाकर के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे तो नहीं बनता, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये भी आपकी तरह ही आंदोलनकारी थे और इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। आज जो आप बीबी को छोड़ के तो नहीं लड़ रहा ना, अपनी माँ को छोड़ के तो नहीं लड़ रहा ना, उनको साथ रखे हूँ ना, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहता हूँ तो मुझे पारिवारिक पीड़ा पता है। और जो परिवार के साथ ही न रहा उसको क्या पता परिवार की पीड़ा, कि भाई परिवार कैसे चलता है। इसलिए आपकी बात को मोल्ड करूंगा थोड़ी देर के लिए, एक जगह लेके आ रहा हूँ। देखिए, अभी लॉकडाउन के दौरान
आप अपने घर में भी जब तालाबंदी करते हैं ना, जी। तो घर में ये चेक कर लेते हैं कि घर में बच्चों के लिए राशन है कि नहीं है, बच्चों के लिए कुछ खाने हैं कि नहीं है। ये व्यक्ति मानसिक रूप से इतना विकलांग है कि ये आता है और अचानक कह देता है कि पूरे देश में आज तालाबंदी, लॉकडाउन लगा देता है। ये बड़ी बात है, जुकर की नोटबंदी रातों रात की गई। रातों रात। तो मैं वही तो कह रहा हूं भाई, किसी घर को चलाने के लिए भी आदमी सोचता है, लेकिन ये बताइए घर होता तो ये सोचता ना। ये तो आता है, इसको लगता है ये इसका घर है। भाई घर भी मैं कह रहा हूं, घर भी चलाने के लिए आदमी सोचता है, लेकिन ये तो घर चलाया हो तब तो ये तो सोचता है मैं अकेला हूं, मैं आऊंगा और बंद कर दूंगा। रात को आया नोट बंद, देश परेशान। जीएसटी लाया, व्यापार बंद, व्यापारी परेशान। अब लाया है कृषि, तो कृषि कानून पे पूरा किसान परेशान। बताइए ना, इसके सारे फैसलों से रातों रात क्या कहते हैं, सब कुछ बदल जाता है। नोटबंदी करने का भी एक कारण था कि काला धन निकालना, काला धन भी तो निकालना जरूरी था। अब चलो मैं इसका भी राज बता देता हूं, उस काले धन का क्या हुआ। 99.5% पूरा का पूरा पैसा बैंकों में पहुंच गया। जो कैश इन हैंड था हम भाइयों के पास, माता बहनों के पास, वो सारा का सारा पैसा उनने बैंकों में जमा कराया। और वो बैंकों में जब पैसा पहुंचा तो इनने देखो बड़े स्कीम से पूरे कॉर्पोरेट जगत का लोन माफ कर दिया। क्योंकि भाई जब बैंक में पैसा नहीं होगा तो लोन सरकार कहां से माफ करेगी, सरकार तो बैंकों से ही चल रही है। तो इन्होंने एक पूरे के पूरे एजेंडे के तहत वो नोटबंदी में पूरा पैसा बैंक बुलाया और वो पैसा क्या कर दिया, कॉर्पोरेट जगत को माफ कर दिया। फिर ये दिखा दिया कि एनपीए के नाम पर उसको घाटे में शो कर दिया कि ये घाटा लग गया, तो बैंकों का मर्जीकरण कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 567 रियासतों को एक किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, और आज इनने उस राष्ट्रीयकरण को निजीकरण की ओर ले गए। तो ये कौन सा राष्ट्रीयवाद है भाई, जहां देश को तोड़कर आप प्राइवेटीकरण की ओर ले जाओ। और एक वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीयकरण किया, तो आप वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तो ऊपर बना रहे हो पर उनके विचारों को तोड़ रहे हो। तो ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट से चलते हैं, ये कॉर्पोरेट जीवी लोग हैं, ये भाषण जीवी लोग हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उनकी काट करते हैं, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन उनके काम जो है धारा 370 राम मंदिर जो कितने वर्षों से चलता रहा था, और जो 3 तलाक का मुद्दा था, काफ़ी जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उन पर भी नज़र हम डालते हैं। डाल लीजिए। और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं बंगाल में कल जो रैली हुई है बीजेपी पार्टी वालों की, तो वहाँ पर देखा गया कि काफ़ी भीड़ उमड़ी वहाँ पर। ऐसा लगता है कि वहाँ पर फिर दोबारा बीजेपी सरकार बहुमत लाने वाली है। देखिए, जब तक देश में ईवीएम है तब तक मोदी बना रहेगा, क्योंकि इस ईवीएम को विकासशील देश अमेरिका ने भी बाहर कर दिया और बैलेट पेपर पे ले आए। तो जब आप बार बार अमेरिका का उदाहरण देते हो तो आप भी ईवीएम हटा दो, आप बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लो। अगर ना मोदी हार जाए ना उसके, मैं कह रहा हूं एक उनका पंचायत से एक आदमी जीत के बता दे तो गारंटी है मेरी। इसके बाद आप कह रहे हो 370 हटाने के पीछे रीजन है कि वहां पर पूरे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ये कॉर्पोरेट जगत को देंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को कॉर्पोरेट जगत को देंगे। इसके बाद आप राम मंदिर पे आ जाओ तो भला मेरे राम ने कब चाहा था कि लाखों लाशों पे गुजर कर और एक राम मंदिर का निर्माण कर दो। ये राम का चरित्र नहीं था। राम का चरित्र तो वो था जहां पर लोगों के मन से डर निकाला जाए, जब लोगों के मन से अहंकार निकाला जाए। लेकिन आज उसी श्री राम के नारे के साथ लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है, वो राम का चरित्र नहीं हो सकता। जिस राम के राज्य में लोकतंत्र के अंदर, उसका लोकतंत्र उदाहरण है कि राम के राज्य में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी सीधा प्रधानमंत्री से सवाल करता था। लेकिन आज किसी की मजाल नहीं जो प्रधानमंत्री से सवाल कर दे, और प्रधानमंत्री लगातार अपनी मन की बातें करता हुआ मैं पेलता रहता है। तभी मैं कहता हूं ये मन की बातें अपनी लुगाई से की जाती है, अपनी लुगाई से करो, हमसे काम की बात करो, जन से काम की बात करो, और काम की बात आज तक नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। इसलिए बार बार मैं कहता हूं ये इतना बड़ा बहरूपिया यार, इतना बड़ा बहरूपिया है। जब ये सेना में जाता है 70 साल में, ये 7 साल में 70 बार रूप बदल चुका है मोदी, 7 साल में 70 बार रूप बदले इसने। जब ये सैनिकों के पास जाता है तो क्या कहता है, मैं सैनिक बनना चाहता था, बहनों भाइयों मैं सैनिक बनना चाहता था। फिर ये खड़ा होता है और एक तरफ और ढोल बजाता है और फिर कहता है मेरी इच्छा थी बहनों भाइयों मैं ढपली बजाना चाहता था। हम तो उस दिन ही समझ गए थे मोदी जी तुम्हें, हम तो उसी दिन ही समझ गए थे जिस वक्त आप बार बार ऐसे ऐसे करते थे, कहीं आपके नरों की सभा में भी तो नहीं चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखो इनकी झांसी की रानी कौन है, अब आप देख लो, इनके संस्कार देख लो। ये हिंदू बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसी पे अटैक कर रहा हूँ। ये हिंदू धर्म में कहाँ से संस्कार आ गए समलैंगिक विवाह के, ये किसके लिए लागू किए हैं? इससे पहले तो कभी नहीं इनने मांग उठाई, लेकिन इनने आते ही 377 हटा दी और समलैंगिक विवाह शुरू करवा दिए। जाइए बीजेपी कार्यालय में, आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। 7 स्टार होटल है बीजेपी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, वहां अंदर आदमी से शादी कर लेता है जी। तो विकास कैसे पैदा होगा जब आदमी से शादी कर लेगा? ये मोदी जी का विकास एजेंडा है क्या? जी। अरे भाई मेरे, इसीलिए कह रहा हूँ हिंदू धर्म के संस्कार देखो। एक वक्त कंगना राणावत का छज्जा टूटता है और वो पूरे भक्तों की झांसी की रानी हो जाती है। लोग कहते हैं झांसी की रानी है, झांसी की रानी है।
ये झांसी की रानी कहाँ से निकलती है पता है? कहाँ से निकलती है ये झांसी की रानी, इधर दिखा दे, ये झांसी की रानी इमरान हाशमी को चुम्मा देकर रैंप से निकलती है। और हमारी झांसी की रानी अंग्रेजों का सर कलम करती हुई किले से निकलती है, वो हमारी झांसी की रानी है, इन हिंदुओं जैसी नहीं जो अपनी झांसी की रानी किसी भी नंगी औरत को बना लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं एक ज़्यादा टाइम ना ले तो मैं एक नज़र और डालता हूँ। अभी जो सुशांत सिंह का राजपूत का निधन हुआ था, उन्होंने मीडिया पर, गोदी मीडिया पर इतना चलाया और उसी दौरान जो है ये बिल लागू कर दिए गए। क्या ये भी कोई षड्यंत्र था? यार ये तो डाइवर्ट करते आ रहे हैं मुद्दे से, हमेशा डाइवर्ट किया है जात धर्म के नाम पर। इतने किसानों की साजिश हुई है। आप ये बताओ, आपसे ही आप और हम एक चर्चा में हैं, ये सब भाई खड़े हैं मेरे, अगर देश में इतने बड़े आंदोलन को जगह नहीं मिल रही है, इतने बड़े आंदोलन की अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर बताइए इस लोकतंत्र के अंदर आपकी और मेरी क्या हैसियत रह गई? कल को आपकी और मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। और ये वक्त वो लाकर खड़ा कर देंगे जब कंपनी आई थी 1860 में, अंग्रेज लेके आए थे और हमारे देश के लोगों को अपनी जमीन पर मजदूर बना दिया गया था, हमारी माता बहनों की अस्मत लूटी जाती थी सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज के लिए। ये वो वक्त लाकर खड़ा कर देंगे। और ये वक्त अगर आ गया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम बंधुआ मजदूरी और बंधुआ गुलामी कर रहे होंगे सिर्फ 2 लोगों के हाथ में, अंबानी और अडानी, और इसके मोहरे हैं सिर्फ शाह और मोदी, हम 2 हमारे 2, इससे ज्यादा किसी को मत दो, इनका कहना ये है। ये कहना है बिल्कुल, इनका ये कहना है। लेकिन ये तो कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। नारा सही कह रहा है ना, देश में कुछ छोड़ेगा तब तो कोई बेचेगा, देश में कुछ छोड़ेगा तब तो कोई बेचेगा, सारा तो बेच दिया। तभी तो पूछता था बताओ तुमने क्या बनाया, लोगों को समझ नहीं आया। जो लोगों ने पुरानी सरकारों ने बनाया, इसने आके सब मिटा दिया और सब बेच दिया। और देखो, किसानों के लिए मैं बात कहूं, किसानों को किसी सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया। किसानों की आय आज मात्र 19% बढ़ी है आजादी के बाद से। कॉर्पोरेट घरानों की ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, कॉर्पोरेट जगत की बढ़ी है। और जो क्या कहते हैं आज संसद में बैठे हैं किसान, उनकी बढ़ी है। अब उनसे पूछो वो कौन सी खेती करते हैं, बता दो हमारे किसान भाइयों को, वो भी संसद चले जाएं और वो भी उसी तरीके से खेती करने लगे। मेरा कहना यह है कि ये जो ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, आप इनसे बात करिए आर्थिक आजादी के लिए। मैं फिर वो बात करने वाला हूं आपसे जो शायद कटु लगे लेकिन सच है। घर के अंदर कौन सी व्यवस्था बिगड़ती है? आर्थिक। समाज में कौन सी व्यवस्था बिगड़ती है? आर्थिक। जब मैं आपसे कहता हूं भैया किराया चाहिए, तो आप ये नहीं कहते भाई साहब मुझे धर्म का बहुत ज्ञान है, मैं 4 मंत्र पढ़ के बता देता हूं, किराया माफ कर दो, कोई माफ नहीं करेगा। जब आप गाड़ी से निकलोगे और पेट्रोल पंप के आगे तेल लगाने के लिए खड़ा करोगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई साहब किराया रहने दो, 4 मंत्र बता जाओ, हम वो कर लेंगे। मैं हिंदू हूं, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं, आज खाने का तेल 200 और डलाने का तेल 100 हो गया है। अब बताओ अब क्या करें हम इस स्थिति में? और भगत कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। भाई तो मैं भक्तों से कहना चाहता हूं, देश हित में, देशभक्त, उसमें मोदी भक्त कुछ लोग मानते हैं कि ये सब प्रधानमंत्री नहीं आने हैं, जो इसमें संस्कार है, भारतीय संस्कृति के जो संस्कार है। जब संसद में गए माथा टेका, तो ऐसे जो प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के खुलेआम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे खड़े रहते हैं सबके सामने, और देश विदेश में इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं आने वाला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने काल में पूरे देश को बेच दिया हो। ऐसा प्रधानमंत्री ना आएगा, ना भूतो ना भविष्यति ना संशय, इस पर हमें कोई संशय नहीं है। तभी हम कहते हैं ना, मोदी हमारे लिए पहले था और अब नहीं है, और आने वाले वक्त में मोदी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। हम भी 3 काल बता देते हैं आपको अपने। ये जो कर रहे हैं ना ढोंग और पाखंड का धंधा, आज भी मैं फिर कहता हूं दोगली नीतियां समझिए इनकी। एक तरफ ये गोरक्षा अभियान के नाम पर देश को बरगलाते हैं, दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं। एक तरफ ये नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं और देश को आपस में लड़ाते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जिस वक्त नेता का बेटा फौज में जाने लगेगा, जिस वक्त नेता का बेटा पुलिस में भर्ती होने लगेगा, उस वक्त, और जिस वक्त नेता का बेटा सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, मैं मान जाऊंगा उस वक्त उनमें देशभक्ति जाग गई। वरना ये नौटंकियां बंद कर दें और कह दें शुद्ध मन से खुला व्यापार कर रहे हैं, और इस व्यापार पर इस बार हम ताला लगाने वाले हैं और संसदों में ताला लग जाएगा अब अगर इस तरीके से हुआ। क्योंकि अगर इस देश में 70% युवा है, अगर वो जाग गया तो क्रांति तो उठ चुकी है और ये इंकलाब है। और इंकलाब की आग अगर लगती है तो महाराज घर हमारा नहीं है, इस घर में, इस देश में घर आपका भी है, घर दोनों के जलेंगे। फिर देखना फिर तमाशा क्या होगा। तो आज जो 333 सांसद लेकर जो अपनी अकड़ दिखा रहे हो, वो पूरी अकड़ तुम्हारे सांसदों के साथ तुम में घुसेड़ देंगे, फिर क्या करोगे? जी बिल्कुल, हर वोट पे चोट होगी, हर वोट पे चोट होगी, बिल्कुल चोट होगी, हर वोट पे चोट होगी इस बार मोदी को। और बंगाल के अंदर जिस लेडीज से इनका सामना है ना, वो बंगाल की बागिन कही जाती है और सेक्युलर है, वो शेर है, शेर। आज भी वो चप्पलों में चलती है और इतनी सिंपल रहती है कि देसी साड़ी, आज अगर स्वदेशी किसी को कह सकते हो तो आप ममता बनर्जी को कह सकते हो, वो है असली शेरनी। ये क्या है जो स्वदेशी के नाम पे पाखंड मचा रखा है, सूट भी विदेशी पहनता है,
फुट भी, जो जूते हैं वो भी विदेशी पहनता है, चश्मा भी विदेशी लगाता है, और क्या कहते हैं वॉच भी विदेशी बांधता है, और इसके बाद ढोंग और पाखंड का नाटक भी करता है, नाच भी करता है, हिलता भी है। भाई इसके हिलने से हमें क्या फायदा? आप देख लो, जितना डॉलर का साइज नहीं बढ़ा उतना स्मृति ईरानी का साइज बढ़ गया होगा। जी जी मतलब समझ रहे हो? समझ गए। डॉलर जैसी स्मृति ईरानी हो गई, और रुपया जैसा क्या कहते हैं आज किसान को कर दिया, जो बेचारा सिकुड़ गया है। तो भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सिकुड़ गया रुपया है, और स्मृति ईरानी डॉलर बन चुकी है। तो भैया विदेश जाओ ना, यहाँ क्यों पड़े हो? मैं तभी तो कहता हूँ, तभी तो इनसे कहता हूँ। और कंगना को भी एक सुझाव है, कंगना जिस अंगना में तुम जा रही हो उस अंगना में पहले से ही स्मृति विराजमान है, मतलब तुलसी विराजमान है। तो ज्यादा गंगा पे दिमाग मत लगाओ, उनके मन में हमेशा दंगई है, दंगई है। बिल्कुल। मैं अब लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, कर लीजिए। इस देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? किसान के। किसान के हाथ में? बिल्कुल किसान के हाथ में इस देश का कब भला हो सकता है यार? जब किसान इस देश का संसद में बैठ जाएगा, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त वो खेती करता है तो वो इन पशु पक्षियों के लिए भी अनाज मांगता है। जब वो बोनी जाता है बोनी करने, तो वो सबके लिए अनाज मांगता है। जब वो होली में जाता है तब भी वो अनाज रख के आता है। तो वो किसान जिस वक्त अनाज पैदा करता है वो सबका भला चाहता है। जो सबका भला चाहता है वही संसद में बैठ के सबका भला कर सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि संसद में जाए पीछे पूरा पेट भर जाता हो? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ये तो मन से मन से गंदगी पैदा होती है, और आरएसएस के स्कूल में पढ़ने वालों के मन से गंदगी शुरू से ही पैदा हो जाती है, जहाँ पे भर दिया जाता है कि स्वयं सेवक संघ अपनी सेवा करो और सबकी एस्तेसी करो। ये बात, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ पांडे जी थे, इसको हम अच्छी तरह से एडिट करके हम डालेंगे। तब तक के लिए पहुँच गिरी जाए, धन्यवाद। तोड़ टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 2 घंटे एडिट।